जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दूसरी स्थिति बताने जा रहे हैं और दूसरी स्थिति का नाम है निरक्षीय स्थिति। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वैद्युत ध्रुव लेना है क्योंकि वैद्युत ध्रुव के कारण बातें चल रही हैं। ये वैद्युत ध्रुव आपको पता ही है, एक मान लेते हैं ये सपोज ये माइनस क्यू कूलाम का चार्ज है और ये प्लस क्यू कूलाम का चार्ज है और ये किनारे पर यहाँ पर स्थित है और इसको पॉइंट ए मानते हैं, पॉइंट बी। पॉइंट ए पर माइनस क्यू, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज रखा है इतने कूलाम का और ये मध्य बिंदु मानते हैं ओ। अब आपको पता होना चाहिए कि अक्षीय स्थिति मैंने बताया था इस रेखा के इधर या इधर बिंदु लेंगे, लेकिन निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु के ठीक ऊपर लेंगे अथवा नीचे लेंगे बिंदु, तभी वह बिंदु निरक्षीय स्थिति में बोला जाएगा। चलिए ऊपर लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम सी पॉइंट। क्या मान लेते हैं? सी पॉइंट। और इसके कारण इस बिंदु पर निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले हम इसको मिला लेते हैं और इसको भी क्या करेंगे, मिला लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसके कारण इस बिंदु पर अगर मान लीजिए हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हमें दूरी पता होनी चाहिए और इसके कारण जब इस बिंदु निकाले तो ये दूरी पता होनी चाहिए। पहले आपको बताएं ये दूरी कितनी है, यल है, और ये भी कितनी दूरी है आप बताइए, यल है, क्योंकि वैद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। इसके लिए आपको यहां से इसको मिलाना पड़ेगा। पहले मान लेते हैं ये दूरी स्मॉल r है, क्लियर। अब बताइए इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो प्लस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उसी रेखा की दिशा में उसके विपरीत मतलब उससे दूर होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज E1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, E1। और इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो माइनस कारण माइनस तरफ होता है, इसको मान लेते हैं E2। E1 बराबर E एंड E2 बराबर E मान लेते हैं। E1 बराबर E, वेक्टर E1 बराबर E1, वेक्टर E2 बराबर E2 मान लेते हैं। इनके बीच कोण थीटा मान लेते हैं, तो ये भी आपका थीटा ही होगा। और ये चूंकि लंबवत दूरी है इसलिए इसको 90 डिग्री मानेंगे, तो इधर भी ये लंबवत दूरी है, इसको भी 90 डिग्री मानेंगे। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और एक ये बन रहा है। अब एक बिंदु पर कितनी तीव्रताएं काम कर रही हैं, दो तीव्रताएं काम कर रही हैं, एक E1 काम कर रहा है, एक E2 काम कर रहा है, और दोनों क्या हैं, दोनों तिरछे हैं। और तिरछा अगर है तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर का वियोजन कर लीजिए। बहुत आसान, आप देखते चलिए बस। अब हमें क्या करना है, अभी E1 और E2 का परिणाम ही निकालना है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि तिरछा वेक्टर है इसलिए इसका कंपोनेंट करेंगे, इसका वियोजन करेंगे। एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, इसको एंगल, अगर ये थीटा है तो आपको पता है ये संगत कोण है, ये भी थीटा होगा। अब अगर ये वेक्टर E1 है तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा। देखते रहे ध्यान से, मैंने E1 का वियोजन किया, अभी E2 का बाकी है। E2 का करेंगे तो एक वेक्टर इधर आएगा, क्योंकि इन दोनों, ये जिस वेक्टर का वियोजन किया जाता है ना, वो जब वियोजन करेंगे दोनों वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अगर वेक्टर E2 का वियोजन करेंगे तो एक वेक्टर इधर जाएगा और एक वेक्टर इधर जाएगा। हालांकि ये वाली रेखा इसी पर होगी, लेकिन थोड़ा बगल में दिखा दे रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा इसको अलग से लिखते हैं, E1 cos थीटा। अब बताइए ये भी एंगल कितना होगा, संगत कोण है, क्योंकि ये रेखा इसी पर होगी। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा एकांतर कोण के आधार पर। ये कौन सा कंपोनेंट होगा बताइए, E2 cos थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट होगा बताइए, E2 sin थीटा। मैं लिख दे रहा हूं, अब आपको दिख रहा होगा। अगर दिक्कत होगी तो हम आपको वेक्टर के कंडीशन इधर दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। E1 का कंपोनेंट करेंगे, ये वेक्टर E1 है,
एक वेक्टर इधर जाएगा, एक वेक्टर इधर जाएगा। आप इसके ऊपर तीर लगा सकते हैं। ये थीटा है, तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा, E1 cos थीटा, और ये E1 sin थीटा हो जाएगा। जब इस वेक्टर का वियोजन हो गया तो इसका मतलब खत्म, ये और ये इन दोनों की बातें होंगी बस। और वेक्टर E2 किधर है, नीचे की तरफ है, इसका भी कंपोनेंट इधर साइड में कर देते हैं। ये हमारा वेक्टर E2 है, इसका भी कंपोनेंट करेंगे तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। ये मैं वेक्टर एनालिसिस वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, मेरा वीडियो है, आप देख सकते हैं वेक्टरों का वियोजन कैसे किया जाता है। अब आप बताइए ये एंगल कितना होगा, वहां थीटा, ये क्या हो जाएगा बोलो, E2 cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। इस तरीके से अब आप बताइए इस बिंदु पर कितने वेक्टर काम कर रहे हैं, दो वेक्टर काम कर रहे हैं। अब आप करेंगे क्या, पहले एक काम करो, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्य से तीव्रता निकालो E1 का मान, तो ये दूरी पता होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, ये दूरी R है और ये L है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो ये दूरी पता हो जाएगी। ये बिंदु C है, ध्यान में रखिएगा। तो इस दूरी को हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके, यहाँ दिखा दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर होगी, क्योंकि ये L है, ये भी L, ये R है। इधर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, इधर भी पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो ये दूरी निकालोगे, ये दूरी दोनों सेम है, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं हम। चलिए निकालते हैं, ये BC है, कर्ण का वर्ग BC स्क्वायर बराबर इन दोनों का वर्ग करेंगे, बोलो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, चलो OB स्क्वायर कर देते हैं प्लस OC स्क्वायर। BC इज इक्वल टू अंडर रूट में मान रखिए जरा, तो OB का मान कितना है भाई, OB का मान L है और स्क्वायर लगा L स्क्वायर, इसका मान R है, R स्क्वायर कर दिया। आप बताइए करणी में किसी चीज को नहीं लिखना चाहते हो आप, उस पर पावर 1/2 लगा सकते हो ना, तो BC बराबर, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो करणी हट जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये मान करणी हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बचेगा। ये BC और AC दोनों बराबर हैं, या लिख सकते हैं AC बराबर वही होगा, AL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। E1 माने हैं तो E1 बराबर सूत्र बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q है, Q लिखेंगे, दूरी BC है तो BC स्क्वायर लिखेंगे। आप BC स्क्वायर का या BC का मान रख सकते हैं E1 बराबर Q अपान क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, अगर आप मान रखना चाहते हैं स्क्वायर कंडीशन में तो L स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा BC का मान हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, BC स्क्वायर करेंगे तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बचेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और इसी प्रकार हम क्या निकालें, इसी प्रकार हम निकालेंगे माइनस Q के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर
बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। यहाँ जगह नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं, मान लेते हैं E2 बराबर, E2 है तो E2 लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्यू रहेगा, माइनस नहीं लिखेंगे, बटे AC स्क्वायर। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान AC स्क्वायर का मान क्या है देख के बताइए। AC स्क्वायर का मान वही है जो BC का है, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, पहले तो आप इसको कायदे से देख लीजिए, बढ़िया से ठीक ढंग से देख लीजिए, और इसके बाद इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे, मतलब इसको हटाएंगे यहाँ बोर्ड से, और इसके बाद चूंकि यहाँ डेरिवेशन पूरा आ नहीं पाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको मिटाने के बाद ही आपको समझा पाएंगे। तो चलिए ये समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो अब इसके बाद हम इसको मिटाने जा रहे हैं, तो ये हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 चाहिए, ध्यान में रखिएगा। चलिए लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, काफी ज्यादा यहाँ लिखा गया है। चलिए समझ लीजिए। अब आप बताइए, समझ के बताइएगा, E1 और E2 दोनों के मान सेम है। आप समीकरण 1 और 2 देख लीजिए, सेम टू सेम है E1 और E2 के मान। तो आप बताइए, अगर ये मान सेम है, देखिएगा इस पर 4 वेक्टर काम कर रहे हैं, इस बिंदु पर एक इधर 2 इधर काम कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जब 2 वेक्टर विपरीत दिशाओं में होते हैं, अगर इनके मान सेम होंगे, E1 और E2 दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में हैं, तो इनका परिणामी 0 हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये 2 वेक्टर एक ही दिशा में है, इन दोनों का परिणामी हम निकालेंगे, इनका परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बिंदु सी पर आप देख लीजिए ध्यान से, परिणामी वेक्टर लिख रहे हैं, परिणामी तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ तीव्रता लिख रहे हैं, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए। मान लेते हैं E बराबर, आप देखिएगा E1 cos थीटा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस E2 cos थीटा। आप बताइएगा E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो आप बताइएगा cos थीटा इसमें से कॉमन ले लीजिए। चलिए आपको सुविधा के लिए E1 प्लस E2 cos थीटा इधर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन आप चाहे इधर लीजिए चाहे उधर। E1 का मान है जो है वही E2 का मान है, तो E बराबर यहाँ निकाल दे रहे हैं, देख लीजिएगा E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भी मान वही है, दोनों जुड़ जाएंगे तो दुगुना हो जाएगा, 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इंटू cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होगा। अगर इस कोण के आधार में बात करें तो इसके सामने का ये लंब और ये आधार हो जाएगा। आधार क्या है, OB है, कर्ण क्या है, BC है। आप चाहे इस त्रिभुज से चाहे इस त्रिभुज का काम कर लीजिए, त्रिकोणमितीय अनुपात तो यहाँ पर cos थीटा है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इस त्रिभुज को लेते हैं तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, आधार है और ये कर्ण है ही। तो आप क्या करेंगे, E बराबर फाइनली देखते चलिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 यहाँ करते हैं तो 2Q लिख सकते हैं हम इसको, बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। OB का मान क्या है देख के बताइए, L है, और BC का मान क्या है बताइए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर कितना है, 1/2 है।
आप बताइए 2QL बराबर P होता ही नहीं होता है, मैं आपको बता चुका हूं। तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0 और 2QL किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। तो इसकी जगह P लिख दीजिए आप। इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1/2। इन अगर घातें समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये हो जाएगा R² प्लस L², और इनका गुणा कराएंगे तो घात जुड़ जाएगा। 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा। भिन्न आप जोड़ना जानते हैं। सिंस एक काम करिएगा, L² इज वेरी वेरी लेस देन R², देयरफॉर L² माने L² का मान बहुत छोटा है R² से, तो L² इज नियर अबाउट 0। अगर 0 कर देंगे तो E बराबर आपका फार्मूला पकड़ लेगा 1/4πε0 P बटे, इसकी जगह आप 0 लिखिएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 खत्म। R² से ये 3/2 गुणा कर लेगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और P बटे क्या हो जाएगा? R³। ये है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा डेरिवेशन करने में और समझाने में वीडियो बड़ा हो गया, तो आप समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। एक बार आप वीडियो को समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा। अगर आप रोक रोक करके आप वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जहां कैपिटल ई परिणामी तीव्रता है, इस बिंदु सी पर काम कर रही है, और P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। R आपको पता है यहां से यहां तक की दूरी है। तो ये बिंदु निरक्षीय स्थिति में था। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैंने डेरिवेशन किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी के साथ आपको आपसे नए नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।